पंजाब की तारीख का ये वो मोड़ था जब यहाँ दो बड़ी ताकतों का टकराव हुआ। एक तरफ अफगानिस्तान की दुर्रानी सल्तनत और अहमद शाह अब्दाली की हमलावर होने वाली अफवाज थी, तो दूसरी तरफ यहाँ के मकामी सिख जत्थे थे। पंजाब के इक़्तिदार की इस म्यूजिकल चेयर में तख्त पर कभी कोई बैठता था तो कभी कोई। अहमद शाह अब्दाली और सिख कन्फेडरेसी जब इन जंगों में एक दूसरे के आमने सामने हुए तो क्या हुआ, जानिए इस वीडियो में। ये पंजाब की तारीख का वो लम्हा था जब यहाँ की हुक्मरानी के दावेदार तो बहुत थे, लेकिन कोई हुक्मरान नहीं था। पंजाब का इक़्तिदार एक म्यूजिकल चेयर की तरह बदल रहा था, कभी कोई बैठता था तो कभी कोई। पंजाब एक ओपन बैटल ग्राउंड था जिस पर कब्जे के लिए मुगल, सिख, मरहटे और अफगान अपना अपना जोर लगा रहे थे। इन दहाइयों में पंजाब का सोशल फैब्रिक और यहाँ की खुशहाली तकरीबन तबाह हो चुकी थी। बर-ए-सगीर मुगल सल्तनत के डूबते सूरज के बाद एक नए हुक्मरान का इंतजार कर रहा था, जिसके लिए यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स अपनी पीक पर थी। उसी दौर में पंजाब के सिखों के जत्थेदार और अफगानिस्तान की दुरानी सल्तनत के फाउंडर अहमद शाह अब्दाली एक दूसरे के आमने सामने आए। दोनों के दरमियान एक ऐसी लड़ाई का आगाज हुआ जो अहमद शाह अब्दाली के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद भी जारी रही। तकरीबन 90 साल तक जारी रहने वाली इन लड़ाइयों ने पंजाब और अफगानिस्तान पर गहरे असरात छोड़े, जो शायद आज तक महसूस किए जाते हैं। इन लड़ाइयों का आगाज अहमद शाह अब्दाली की इंडियन कैंपेन्स के साथ हुआ था, जब उसने अफगानिस्तान का हुक्मरान बनने के बाद हिंदुस्तान पर अपने हमले शुरू किए। इन लड़ाइयों को समझने के लिए पहले उस माहौल को समझने की जरूरत है जिसमें अहमद शाह अब्दाली और ये सिख जत्थे एक दूसरे के आमने सामने आए। वैसे तो पंजाब को बैरूनी हमलावरों का सामना पिछले कई हजार सालों से रहा, लेकिन महमूद गजनवी के बाद ये हमले एक नॉर्म बन चुके थे। अक्सर सर्दियों में जब पेशावर से आगे मौसम सख्त हो जाता तो ये रेडिंग पार्टीज पंजाब का रुख कर लेती और फिर मार्च अप्रैल के महीनों तक ये हमले जारी रहते थे। लेकिन मुगलों के दौर में जब स्टेबिलिटी आई तो पंजाब भी शायद गौरी और मंगोलों जैसे बैरूनी हमलावरों को भूल चुका था। अहमद शाह अब्दाली ने ये हमले शुरू किए तो ये पहले से बहुत मुख्तलिफ और जोरदार थे। वो किसी रेडिंग पार्टी को लीड नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे अफगानिस्तान और इसके कबीलों की पूरी कुव्वत थी। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है और वो दुरानी एम्पायर का बानी था। इसे मॉडर्न अफगानिस्तान का फाउंडर समझा जाता है। वो सारी उम्र जंगों में मसरूफ रहा। उसने 15 मेजर मिलिट्री कैंपेन्स की, जिनमें से तकरीबन उसके 9 हिंदुस्तान पर हमले थे। अहमद शाह नादिर शाह के पर्सनल गार्ड्स में भी शामिल था। 1739 में नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त अहमद शाह भी उसकी फौज में शामिल था और इसके दुरानी दस्ते की कमांड कर रहा था। नादिर शाह के इंतकाल के बाद इसकी राइज शुरू हुई और वो कंदहार आए। जून 1747 में उसे एक जरगे में अफगानिस्तान का बादशाह चुना गया। अहमद शाह अब्दाली अपने आप को नादिर शाह का जानशीन समझता था और उसने उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को अपनाया जिसका ये कैंपेन्स हिस्सा थी। उसने अफगानिस्तान में तमाम कबीलों को अपने असर में कर लिया, जिसका उसे क्रेडिट जाता है। अफगान, काजलबाश, ताजिक और उज़्बेक सब उसकी फौज में शामिल थे। उसे मालूम था कि मिलिट्री कैंपेन्स ना सिर्फ कबीलों को मसरूफ रखेंगी बल्कि इन्हें अमीर भी करेंगी। दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगलों की डिक्लाइन शुरू हो चुकी थी। नादिर शाह के हमले ने इनकी कमर तोड़ दी थी और पंजाब हिंदुस्तान का गेटवे था। अहमद शाह अब्दाली को इसकी दौलत और खुशहाली का अंदाजा था। पंजाब करीब भी था, जहां से बैठकर खिराज वसूल करना और अफगानिस्तान से वापस आना भी आसान था। इसीलिए अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद उसका नेक्स्ट स्टॉप पंजाब ही था। दूसरी तरफ सिखों ने अपने आप को मुगलों के साथ कन्फ्रंटेशन के दौर में जत्थों में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। मुगलों की प्रोसिक्यूशन के दौरान ये मुख्तलिफ गिरोह या जत्थे जंगलों और बारों में छुपे होते। ये फोर्सेज और काफलों पर हमले करते और उन्हें लूट लेते। रफ्ता रफ्ता ये ताकतवर हो गए और अपने अपने इलाकों में इन जत्थों का असर बढ़ता गया। इन जत्थों को सिख मिसलें भी कहा जाता था। 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर हमले ने इनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी। नवाब कपूर सिंह ने इन्हें ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और 1748 में सरबत खालसा में इन्होंने फैसला कर लिया कि अब बैरूनी हमलावरों का मुकाबला
मिलकर किया जाएगा और इन मिसलों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया, जिसे सिख कन्फेडरेसी का नाम दिया गया। इस हवाले से पंजाब में मिसलों के राज पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उस दौर में पंजाब में मुगल गवर्नर्स और कमजोर होते जा रहे थे और इन हालात में सिख भी अपने लिए एक मौका देख रहे थे। अहमद शाह अब्दाली की हिंदुस्तान की तरफ जो पहली कैंपेन थी वो सिखों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन इस दौरान में उनका टाकरा होता रहा। उस वक्त पंजाब की सूरत हाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मुगलों, सिखों और अफगानों और मरहटों की पंजाब के लिए इस लड़ाई में सभी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देख रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर के गवर्नर शाहनवाज खान की दावत पर जनवरी 1748 में यहाँ पहला हमला किया। 18,000 की फौज लेकर अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब का रुख किया। शाहनवाज खान ने मुगलों से लड़ाई के बाद उसे यहाँ हमले की दावत दी थी, लेकिन उसके बाद उसकी मुगलों से सुलह हो गई। लेकिन इस दौरान अहमद शाह लाहौर पहुंच चुका था। अफगान फोर्सेस ने हमला किया, जिसके बाद एक बड़ा खजाना उनके हाथ लगा। फिर उसने दिल्ली की तरफ मार्च किया, लेकिन मुगल फोर्सेस के कमांडर वजीर कमरुद्दीन और उसके बेटे मीर मन्नू के हाथों सरहिंद के पास इन्हें शिकस्त हुई। लड़ाई में दोनों तरफ का खासा नुकसान हुआ। इस जंग के बाद अहमद शाह अब्दाली ने वापस जाने का फैसला कर लिया और मुगल फोर्सेस ने भी अपने बादशाह मोहम्मद शाह की वफात की वजह से इन्हें परस्यू ना करने का फैसला किया। मोइनुल मुल्क या मीर मनु लाहौर और मुल्तान का गवर्नर बन गया। इस लड़ाई के बाद भी अहमद शाह अब्दाली की अफगानिस्तान वापस जाती फोर्सेस पर सिख जत्थों ने हमले किए और इनसे कुछ घोड़े और माल छीन लिया। सिख कन्फेडरेसी के बनने के बाद अब सिख पंजाब की इस लड़ाई में एक बाकायदा कंटेंडर बन गए थे। इसी दौरान सिखों की मीर मन्नू से भी कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई। 1748 के आखिर में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर अपना दूसरा हमला किया। तख्त दिल्ली ने इस दफा मीर मन्नू को सपोर्ट नहीं किया। मीर मन्नू ने मजबूरन अहमद शाह अब्दाली से सुलह कर लिया और गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के इलाके अहमद शाह अब्दाली को दे दिए। लेकिन इसके बाद कोरामल के कहने पर मीर मन्नू ने सिखों की ही मदद लेने का फैसला किया और मुल्तान की लड़ाई में इन दोनों ने शाहनवाज खान को शिकस्त दी, जो उस वक्त मुल्तान का गवर्नर था। दिसंबर 1751 में अहमद शाह अब्दाली फिर वापस आया, क्योंकि मीर मन्नू ने खराज देने से इनकार कर दिया था। सिख फोर्सेस ने मीर मन्नू का साथ दिया। लड़ाई हुई जिसमें मीर मन्नू को शिकस्त हुई, लेकिन हैरान कुन तौर पर इसके बाद अब्दाली ने मीर मन्नू को ही लाहौर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, क्योंकि कहते हैं वो इस जंग में इसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ था। मीर मन्नू ने सिखों से मुतालिक अपनी पॉलिसी अब फिर बदल ली और उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। इसी दौरान 1753 में एक एक्सीडेंट में मीर मन्नू अपने घोड़े से गिरकर जाँ बहक हो गया। कहते हैं ये भी तब हुआ जब सिखों के एक जत्थे ने उसका पीछा करने की कोशिश की। मीर मन्नू उस वक्त एक दुर्रानी गवर्नर था, इसलिए उसके बाद अहमद शाह ने अपने 3 साल बेटे को लाहौर और मुल्तान का गवर्नर नामजद कर दिया और मीर मन्नू के 2 साल बेटे मोहम्मद अमीन को उसका नायब बना दिया। लेकिन पंजाब का असल कंट्रोल उस वक्त मीर मन्नू की बेवा मुगलानी बेगम के पास था। नवंबर 1756 में अहमद शाह ने एक बार फिर मुगलानी बेगम के कहने पर हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन इस बार उसने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस दिल्ली में दाखिल हो गई और अहमद शाह अब्दाली ने भी एक ग्रैंड एंट्रेंस दी। जामे मस्जिद दिल्ली में अहमद शाह दुरानी के नाम का खुतबा भी पढ़ा गया। इसी दौरान अफगान फोर्सेस ने आगरा तक के इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। उसने अपने 11 साला शहजादा तैमूर को पंजाब का गवर्नर बना दिया, लेकिन असल इक़्तिदार उसके जनरल जहान खान के पास था। इस लड़ाई के बाद अब सारे पंजाब का कंट्रोल इफेक्टिवली अहमद शाह अब्दाली के पास था। दुरानी फौज में हैजे की वबा फैलने की वजह से उसने वापसी का फैसला कर लिया। जोनाथन ली के मुताबिक जब इस कैंपेन से अहमद शाह वापस गया तो उसके पास 30 से 300 मिलियन रुपए मालियत के दरमियान माल था। 28,000 हाथी, ऊंट और खच्चरों पर यह सामान लादा हुआ था। उसके 80,000 सिपाहियों के पास सामान इसके अलावा था। जनवरी 1757 में अहमद शाह जब अफगानिस्तान वापसी के सफर में था तो बाबा दीप सिंह और आला सिंह के जत्थों ने उसकी फौज पर सरहिंद और मलेर कोटला के करीब हमले किए। अहमद शाह जब लाहौर पहुंचा तो उसकी भेजी हुई फौज ने अमृतसर पर कब्जा कर लिया और श्री हरमिंदर साहब, या जिसे अब गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, उसको भी नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद सिखों और अफगानों की बाकायदा कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई। तैमूर शाह के कहने पर अहमद शाह दुरानी के जनरल जहान खान ने इसी दौरान नवंबर 1757 में फिर से सिखों पर अमृतसर में हमला किया, जब वो दिवाली के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। ये जंग गोहलवार के मकाम पर हुई थी और इसे बैटल ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है। ये सिखों और अफगानों की पहली बड़ी लड़ाई थी।
बाबा दीप सिंह की कमांड में शहीदा वाली मिसल की सिख फोर्सेस थी और जहान खान और हाजी अताई खान दुरानी फोर्सेस की कमांड कर रहे थे। इस लड़ाई में सिखों को शिकस्त हुई और बाबा दीप सिंह, जिनके नाम से शहीदों वाली मिसल भी है, इस लड़ाई में मारे गए। इसके बाद जस्सा सिंह आलूवालिया ने आदीना बेग, जिसके पास जलंधर दोआब का इलाका था, उसके साथ मिलकर दिसंबर 1757 में माहिलपुर की लड़ाई में तैमूर शाह को शिकस्त दी। 1758 में सिखों ने अफगान फौजदार सादत खान को भी जलंधर में शिकस्त दी। दूसरी तरफ अब मराठे भी पंजाब के नजदीक पहुंच रहे थे। मराठों ने इससे पहले 1752 में मुगलों के साथ एक ट्रीटी साइन किया था, जिसके तहत उन्होंने मुगल बादशाह को प्रोटेक्शन देना थी। मराठों की फोर्सेस ने 1757 में अपना एडवांस शुरू किया। उन्होंने पहले आगरा और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अब वो पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। अहमद शाह के लिए ये बड़ी थ्रेट थी। अक्टूबर 1759 में अहमद शाह एक बड़ी फोर्स लेकर आया। अहमद शाह अब्दाली को इस हमले की दावत शाह वलीउल्लाह समेत दीगर मुसलमानों ने दी थी, जिसके बाद उसने एक जिहाद डिक्लेयर कर दिया और कंदहार के उलमा से इसका फतवा भी ले लिया। सिख भी उसके निशाने पर थे, लेकिन असल मुकाबला मराठों के साथ था। इस कैंपेन के दौरान पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को वो शिकस्त दी जिसके बाद उनका यहाँ से पैकअप हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 75,000 से 1 लाख तक मराठे मारे गए। अफगान और मराठे दोनों ही गैर मुल्की हमलावर थे, लेकिन मकामी मुसलमान हुक्मरानों ने इस जंग में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और सिख राइटर करम सिंह के मुताबिक सरदार आला सिंह, जो कि फुल्किया मिसल का सरदार और पटियाला का राजा था, उसने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बाकी सिख जत्थों की हमदर्दियां मराठों के साथ थीं और इससे पहले सरहिंद पर होने वाले हमले में ये इकट्ठे थे। पानीपत की इस लड़ाई के बाद भी वही पैटर्न था कि दुरानी फौज वापस जा रही थी और उस पर सिखों के हमले हुए। ये हमले खास तौर पर जस्सा सिंह आलूवालिया के जत्थे कर रहे थे। पानीपत के बाद वापस जाती इन अफगान फोर्सेस पर एक बड़ा हमला दरिया ब्यास के किनारे हुआ, जिसमें कई मराठा सिपाहियों को छुड़वा लिया गया। सिख अब अहमद शाह के लिए एक बाकायदा थ्रेट बन चुके थे और इस थ्रेट से डील करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को वापस आना ही था। दुरानी सल्तनत को हिंदुस्तान पर इन बार बार हमलों ने बहुत अमीर कर दिया था और उसकी फौज मजबूत हो गई थी। मुगलों और मराठों को शिकस्त देने के बाद अब उसकी सल्तनत दिल्ली तक फैल चुकी थी और कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं था। लेकिन मराठों और मुगलों के खत्म होने के बाद अब सिखों को मौका मिल गया और उन्होंने अपनी कुव्वत बढ़ाना शुरू कर दी। अहमद शाह अब्दाली के 5वें हमले के बाद सिखों ने उसके कई गवर्नर से इलाके वापस लेना शुरू कर दिए। 1761 में पहले सियालकोट की लड़ाई में चढ़त सिंह ने और फिर सितंबर में गुजरांवाला की एक लड़ाई में जस्सा सिंह ने दुरानी गवर्नर को शिकस्त देने के बाद लाहौर का मुहासरा कर लिया। लाहौर शहर उस वक्त उबैद खान के पास था। अक्टूबर 1761 में दिवाली के बाद लाहौर के टेक ओवर पर नवाब कपूर सिंह ने जस्सा सिंह आलूवालिया को लाहौर के तख्त पर बैठाने का ऐलान कर दिया और जस्सा सिंह आलूवालिया को सुल्तानुल कौम का टाइटल दे दिया गया। सिखों ने अपना सिक्का भी जारी कर दिया, लेकिन ये सूरत हाल बहुत ज्यादा देर ऐसी रहने वाली नहीं थी। 1761 में सरबत खालसा जो दिवाली के मौके पर हुई, उसमें गुरमता पास हुई कि जो भी दुरानी फौज को सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ अब लड़ाई लड़ी जाएगी। इनमें आकिल दास का नाम सबसे पहले था। आकिल दास निरंजानी सिख था, जंडियाला से था और अफगानों का एलाई था। आकिल दास ने इसका पता चलते ही अहमद शाह को मदद का पैगाम भेजा। हिंदुस्तान पर इतने हमलों के बाद अहमद शाह अब्दाली यहाँ के टेरेन को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। अहमद शाह ने फरवरी 1762 में वापस आने का फैसला कर लिया। इस मरतबा उसकी हिकमत अमली मुख्तलिफ थी। उसने एक लाइट कैवलरी के साथ बहुत तेजी के साथ मार्च किया। सिखों ने उस वक्त जंडियाला का मुहासरा कर रखा था और उनके लिए ये एक सरप्राइज अटैक था। लाहौर से अहमद शाह के इस तरह अचानक पहुंच जाने पर उन्हें मुहासरा खत्म करना पड़ा। कहते हैं दुरानी फोर्सेस इस कदर स्पीड से आई कि उन्होंने ये 240 किलोमीटर का फासला 2 दिन से भी कम वक्त में तय किया और इस रास्ते में 2 रिवर क्रॉसिंग्स भी थी। सिखों की कोशिश थी कि वो मुहासरा खत्म करके हरियाणा की तरफ चले जाए, लेकिन अब इसका वक्त नहीं था और जंग ही वाहिद रास्ता था। उन्होंने रायपुर, गुजरवाल, कुप, रहेरा और ढिल्लों के देहात में पड़ाव डाला हुआ था। अहमद शाह ने रास्ते से जैन खान को पैगाम भेजा कि वो सिखों की मजीद मूवमेंट को रोके और तेजा सिंह और गंडा सिंह के मुताबिक उसने ये पैगाम भी भिजवाया कि लोकल्स को कहा जाए कि वो अपनी पगड़ियों में सब्ज पत्ते रख लें ताकि उसके फौजी सिखों और उनमें पहचान कर सके। जैन खान ने मलेर कोटला में अपनी फोर्सेस को रोका हुआ था और वह अहमद शाह अब्दाली का इंतजार करने लगा, जहां अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस भी पहुंच गई।
कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक सिख फोर्सेस की तादाद 30 से 50 हज़ार के दरमियान थी और दूसरी तरफ दुरानी फौज की तादाद भी इतनी ही थी या इससे ज़्यादा थी। आगाज़ में ये एक पिच्ड बैटल थी। इससे पहले सिख ज़्यादातर या तो गुरीला वॉरफेयर पर रिलाय करते थे या उनकी लड़ाइयाँ अहमद शाह अब्दाली के गवर्नर्स के साथ हुई थी। लेकिन इस लड़ाई में अब सिख फोर्सेस और अहमद शाह अब्दाली एक ही मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे। यह लड़ाई 5 फरवरी 1762 को लड़ी गई और इसे कुप की लड़ाई भी कहा जाता है। सिख इसे वड्डा घलूघाड़ा या अजीम कत्लेआम के नाम से भी याद करते हैं। सिखों के मिसलदार भी इस लड़ाई में थे, जिनमें जस्सा सिंह आलूवालिया, बाघेल सिंह और सरदार चड़त सिंह भी शामिल थे। अहमद शाह ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक की कमांड वो खुद कर रहा था और दूसरे की कमांड शाह वली खान के पास थी। पहले तो दोनों फौजों के दरमियान बराह रास्त लड़ाई होने लगी। दूसरी तरफ सिख अपने नॉन कम्बैटेंट्स को एक कॉन्वॉय की सूरत में बरनाले की तरफ भिजवाना चाहते थे, जो कि एक सिख पॉपुलेशन वाला इलाका था, और उन्हें मूव करवा रहे थे। लेकिन इस दौरान सिख फोर्सेस को खबर मिली कि उन पर भी हमला हो गया है, जिसके बाद सिखों की इस मेन फोर्स ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया और डिफेंसिव हिकमत अमली पर आ गए। सिख अपने कॉन्वॉय से जा मिले और उसका दिफा करने लगे। अब दुरानी फोर्सेस हमले कर रही थी और सिख फोर्सेस उन्हें रोक रही थी। कहते हैं ये लड़ाई 10 बदस भी थी। इस लड़ाई में सिख सरदार चढ़त सिंह और अफगान कमांडर बुलंद खान और जहान खान भी जख्मी हो गए। बहरहाल सिख रवायतों के मुताबिक सिख सिपाहियों ने इन नॉन कम्बैटेंट्स, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े थे, उनके गिर्द एक हिसार बना लिया। हिस्टोरियन टॉम लैंसफोर्ड ने अपनी किताब अफगानिस्तान एट वॉर 18th सेंचुरी दुरानी एम्पायर टू 21st सेंचुरी में लिखा है कि एक बड़ी तादाद नॉन कम्बैटेंट्स की थी। लेकिन हरिराम गुप्ता का अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सिख में कहना है कि सिर्फ 5000 नॉन कम्बैटेंट थे और बाकी सिपाही थे। इसी हिसार को तोड़ने के लिए अफगानों और सिखों की लड़ाई चलती रही। यह हिसार कॉन्वॉय के साथ ही पीछे हट रहा था। सिख अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने फैसला किया कि वो लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे सबकी जान ही चली जाए। तहमास खान मिस्किन, जो कि दुरानी फोर्सेस में लड़ रहा था, उसका यह कहना था कि दल खालसा फोर्सेस ने वही टेक्निक अपनाने का फैसला किया जो उन्होंने छोटा घलूघाड़ा के वक्त किया था। वो तेजी से हमला करते और फिर विड्रॉ करते, लेकिन इस सब के बावजूद कॉन्वॉय का डिफेंस बार बार टूट रहा था। ये जंग दोनों के लिए ही मुख्तलिफ थी। अहमद शाह पिच्ड बैटल्स का कायल था और सिख गुरीला वॉरफेयर के माहिर। कहते हैं ये लड़ाई बहुत खौफनाक थी और ऐसा लगता था कि खत्म होने को ही नहीं आ रही। सिख पीछे हटते जा रहे थे, दुरानी फोर्सेस उन पर मुसलसल अटैक कर रही थी। गंडा सिंह, जिसने अहमद शाह दुरानी पर किताब लिखी है, उसका यह कहना है कि इस दौरान एक गांव के रांगड़ों ने भी सिखों पर हमला कर दिया। रतन सिंह भंगू, जो कि एक सिख हिस्टोरियन था, उसका वहां लड़ने वाले सिख सिपाहियों से मुतालिक ये कहना था कि उनके मुताबिक सिख लड़ते हुए मूव कर रहे थे और मूव करते हुए लड़ रहे थे। यह लड़ाई अब सुबह सवेरे से दोपहर तक चल रही थी और ये फौजें लड़ते लड़ते एक तालाब के किनारे पहुंच गई थी। ज्ञान सिंह के मुताबिक ये तालाब हथौर में था और रतन सिंह भंगू के मुताबिक ये कुतबा में था। दोनों तरफ से सिपाहियों ने अब जंग रोक दी ताकि प्यास बुझा सकें, क्योंकि उन्हें लड़ते हुए कई घंटे गुजर गए थे। अफगानों और उनके घोड़े भी इस तालाब के किनारे रुक गए, लेकिन इसके बाद दोनों फोर्सेस ने अपनी अपनी राह ली। सिख बरनाला और फिर भटिंडा और फरीदकोट की तरफ चले गए, जबकि अहमद शाह की फोर्सेस ने भी यहाँ से वापस जाने का फैसला कर लिया और यूं लड़ाई यहाँ खत्म हो गई। सिख हिस्टोरियंस का यह कहना है कि दुरानी फोर्सेस को मालूम था कि इससे आगे अब सिख आबादी वाले इलाके हैं और फिर मालवा से कुछ री-इन्फोर्समेंट भी सिखों को पहुंच रही थी। लेकिन सिख फौज के लिए हर तरह से कैटास्ट्रोफिक दिन था, इसीलिए सिख इसे वड्डा घलूघाड़ा कहते हैं। इस लड़ाई में उनकी गुरु ग्रंथ का एक ओरिजिनल नुस्खा या मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि गुरु गोबंद सिंह और भाई मान सिंह ने कंपाइल किया था, वो भी खो गया। जिस रास्ते से सिख फौज कॉन्वॉय के साथ पीछे हटी थी, वो रास्ता अब सिख सिपाहियों की लाशों से भरा हुआ था। इससे पहले सिखों की मुगलों से लड़ाई के दौरान 1746 में जब सिखों ने जसपत राय को हलाक किया था, तो उस वक्त मुगल दीवान लखपत राय ने अपने भाई का बदला लेने के लिए सिखों की एक एग्जीक्यूशन की थी, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 7000 सिख मारे गए थे। उसे सिख छोटा घलूघाड़ा के नाम से याद करते हैं। अहमद शाह अब्दाली के साथ इस लड़ाई में सिखों की कैजुअलिटीज के हवाले से मुख्तलिफ अंदाजे हैं। तहमास खान, जिसने इस जंग का फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया है, उसके मुताबिक इनकी तादाद 25,000 थी। हरबंस सिंह के मुताबिक इनकी तादाद इतनी ही थी। रतन सिंह भंगू के मुताबिक इनका नंबर 30,000 था। जादूनाथ सरकार और तेजा सिंह गंडा सिंह के मुताबिक इनकी तादाद 10,000 थी। बयान सिंह के मुताबिक इनकी तादाद 25 से 30,000 थी। त्रिलोचन सिंह का यह कहना है कि 35 से 40,000 के दरमियान ये नंबर था
अमृत कौर का एस्टिमेट 40,000 का है। एक अंग्रेज हिस्टोरियन जेडी कनिंघहैम के मुताबिक ये तादाद 12 से 20,000 के दरमियान थी। यह नंबर जो भी था, लेकिन पंजाबी विश्वाकोश के मुताबिक अहमद शाह अब्दाली की फौज ने इनके सर काटकर अपने साथ लाहौर ले जाने का फैसला किया, और जब वो 3 मार्च को लाहौर में दाखिल हुआ तो ऐसी 50 लदी हुई छकड़ा गाड़ियां या कार्ट्स थी। तेजा सिंह और गंडा सिंह की किताब शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सिक्स के मुताबिक दिल्ली गेट के बाहर इन सरों का एक मीनार बनाया गया। लाहौर के बाद अहमद शाह दुरानी ने अब अमृतसर का रुख कर लिया। ऐसा लगता था कि मराठों की तरह वो सिखों की ताकत को भी हमेशा के लिए तोड़ देना चाहता था। 10 अप्रैल 1762 को बैसाखी के दिनों में दुरानी फोर्सेस ने सिखों के मुकद्दस मुकाम हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल को तोपों के गोलों से उड़ा दिया, और सिख राइटर खुशवंत सिंह के मुताबिक इसके तालाब को गंदगी और मलबे से भर दिया। सिख रवायतों के मुताबिक इसी हमले के दौरान एक ईंट या पत्थर अहमद शाह अब्दाली की नाक पर भी लगा, और इस चोट से फिर वो कभी रिकवर ना कर सका। इस हमले के बाद अहमद शाह अब्दाली ने वापसी का फैसला किया और फिर वो अफगानिस्तान चला गया। वापसी के इस सफर में अहमद शाह ने एक मरतबा फिर कश्मीर का कंट्रोल हासिल कर लिया, जहां सुख जीवन मल ने बगावत कर दी थी। इस लड़ाई ने दुरानी और सिख फोर्सेस के दरमियान पावर इक्वेशन को कुछ देर के लिए तब्दील करके रख दिया था। दुरानी सल्तनत इस जंग के बाद पंजाब में आखिरी बड़ी कुव्वत को शिकस्त देने के बाद अब और भी ताकतवर हो गई थी। वह पंजाब के वाहिद और अनडिस्प्यूटेड हुक्मरान थे। अहमद शाह के इन बार बार हमलों और खिराज की वसूली को पंजाब के लोगों ने भी बहुत महसूस किया। तभी कहते हैं कि यहाँ कहावत मशहूर हो गई कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। लेकिन पंजाब के इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद इन लड़ाइयों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला था। सिखों ने चंद महीने में ही अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और दुरानी हमलावरों के खिलाफ अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी। ये बड़ी ताकतें एक मरतबा फिर टकराने वाली थी। मुगलों के बाद इस पावर वैक्यूम को किसी ने तो पूरा करना था, और इसीलिए पंजाब की यह सरजमीन अगले 100 साल मैदान जंग बनी रही। अहमद शाह दुरानी के इस हमले के बाद क्या हुआ और इन अफगान सिख वॉर्स ने क्या रुख इख्तियार किया, ये अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।